हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेक्शन 20 से लेकर के 24 तक बीएनएस के, जो मुख्य रूप से डिसेबल्ड पर्सन के बारे में बात करता है और उन्हें इम्यूनिटी देता है। उन्हें एक्सेप्शन में डालता है कि अगर इनके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाता, मतलब कि वो बीएनएस के द्वारा पनिशेबल नहीं है। तो देखिए सेक्शन 20 कहता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, जिस बच्चे की एज 7 साल है, 7 साल के अंदर है, तो उस बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध में नहीं आएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। ठीक है, इसको डॉली इंकेपेक्स कहते हैं, मतलब कि ये बच्चा लीगली रूप से इतना एबल नहीं है कि इसको किसी एक्ट के लिए इसको क्रिमिनल ठहराया जाए। ठीक है, फिर सेक्शन 21 है, डॉली कैपेक्स इसको बोलते हैं। एक्ट ऑफ चाइल्ड एबव 7 एंड अंडर 12 ईयर। दो एज है, एक तो ये बच्चा 7 ईयर से ज़्यादा है और 12 ईयर से के अंडर है। ठीक है, 12 ईयर से छोटा है। तो उस एज में क्या है कि ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड above 7 year of age and under 12 year of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of conduct of on the occasion। तो इसका मतलब है कि 21 जो है, 20 जो है सेक्शन, तो पूरी इम्यूनिटी देता है एक इंसान को, पूरी तरह से छूट देता है कि वो बच्चा जो अंडर 7 ईयर है और वो कोई अपराध करता है तो क्या है कि वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, मतलब उसको जनरल एक्सेप्शन का फ़ायदा मिलेगा। सेक्शन 21 में है कि 7 साल से ज़्यादा और 12 साल के अंडर का वो बच्चा है, तो उसके अंदर क्या देखी जाएगी, मेच्योरिटी देखी जाएगी कि उसके अंदर कितनी मेच्योरिटी थी, क्या वो सफिशिएंट जो वो कार्य किया है, क्या वो उसका नेचर समझ सकता था। तो इसमें मेच्योरिटी देखी जाएगी। अगर वो बच्चा इनफ मेच्योर था तो उसको आगे उसी तरह से प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों सेक्शन को याद रखिएगा। फिर है इसमें लैंडमार्क 2 जजमेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। उला महापात्रा केस है और हीरालाल मलिक वर्सेस बिहार का जजमेंट है, ये माइनर से रिलेटेड है। ठीक है, उला महापात्रा केस को मैं बता देती हूँ। इसमें ऐसा हुआ था कि एक छोटी बच्ची थी, 7-8 साल की थी, तो क्या है कि वो किसी का मर्डर कर देती है और आके उसको चाकू वगैरह धो करके और फिर सो जाती है। तो जब इसमें देखा गया कि बच्चा जो है, तो क्या है कि वो इतना समझदार है कि अगर वो चाकू धोएगा नहीं तो उसमें स्टेन लगे होंगे ब्लड के, तो लोग जान जाएंगे। तो उसने धुला है उसको, तो मतलब उसके पास मतलब इतनी इमेच्योरिटी तो थी कि वो समझ सके नेचर को। ठीक है ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग डील किया गया था। सेक्शन 22 देखिए, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर्सन अगर कोई एक्ट कर देते हैं तो उसको भी वो कार्य भी क्या है कि पनिशेबल नहीं होता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग, एट द टाइम ऑफ डूइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो कर रहा हो तब वो पागल था, जब वो कर रहा हो तब वो अनसाउंड माइंड का था। बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, वह नहीं जान सक रहा था कि जो वो कार्य करने जा रहा है उसका नेचर क्या है, और दैट ही इज डूइंग दैट वॉट इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, वो नहीं समझ पाया कि वो जो कार्य करने जा रहा है वो गलत है। ठीक है, इसमें दो मैगजीम है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आती है। फ्यूरोसिस नला वोलेंटस ईस्ट, इसका मतलब है कि मैड मैन हैज़ नो विल। अब जो पागल व्यक्ति है उसकी क्या ही इच्छा हो सकती है, क्या ही उसकी विलिंगनेस हो सकती है। और दूसरा फ्यूरियसिस फेरो श्री पुइनेटर, इसका मतलब है मैड मैन हैज़ पनिस्ड इन हिज ओन मैडनेस। इसने कहा कि मैड मैन जो है तो वो अपनी मैडनेस को वैसे भी मैडनेस से ही परेशान रहता है, उसको क्या ही पनिशमेंट दी जाएगी, उसका मैडनेस ही उसका पनिशमेंट है। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंसेंटी बहुत पूछता है। मैग्नेटन रूल किससे संबंधित है, तो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के पास ये होता है कि वो पागल नहीं है। अगर वो क्लेम करता है कि वो पागल है तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं पागल मतलब मैं पागल हूँ, मुझे मिलना चाहिए इम्यूनिटी। ये 108 BSA में है। ठीक है, तो बस ये फैक्ट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है सेक्शन 23 और 24, जो इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करते हैं। जो नशा करके और कोई अपराध कर देते हैं तो क्या उन्हें छूट मिलनी चाहिए। तो ये जो 23 है तो ये वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में है। वॉलंटरी इनवॉलेंटरी
इंटॉक्सिकेशन के बारे में है। नहीं, इसमें मैंने गलत लिख दिया है। ये जो सेक्शन 23 है वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में है, ठीक है? मैं इसको सुधार दूँगी। तो जो वॉलंटरी मतलब आपने अपने मर्ज़ी से पिया है, ठीक है? अपने मर्ज़ी से आपने नशा किया है और जा कर के आपने कोई किसी का मर्डर कर दिया। तो क्या है कि आपको इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। आप लोग जनरली अपने माइंड में याद रखिए कि इंटॉक्सिकेशन के लिए कोई आप नशे में किसी की हत्या करते हैं या फिर आप अपराध करते हैं तो उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं दी जाती है जनरल एक्सेप्शन में। बस वो तब दी जाती है मतलब 23 में कोई इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज भी है, इंटेंशन भी आपको पता है कि अगर आप ये पी रहे हैं, आपको नहीं पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कुछ भी अपराध कर सकते हैं। और जो 24 है, तो वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में है। मतलब आपने नहीं पिया है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? आपका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जानकारी तो तब भी थी आपको, तो वो उसमें इनवॉलेंटरीली में आ जाता है ये, ठीक है? तो याद रखिएगा इसकी मैक्सिम अक्सर पूछते हैं क्वी पैकेट इब्रियस लुअर्ड सोबिरस। इसका मतलब है कि जब इंसान नशा करके करके आता है तो कोई कार्य करता है तब तो नहीं हम उसी को पनिश करेंगे, लेकिन अगर वो जब वो सोबर हो जाएगा, सोबर मतलब कि अब वो मतलब जो ड्रिंक किया था तो वो अब उसका नशा उतर चुका है, तो जब सोबर हो जाएगा तो हम उसको सजा देंगे। तो इसी मैगज़ीन से आप लोग समझ सकते हैं कि जो इंटॉक्सिकेशन है उसका डिफेंस नहीं मिलता उसको, बहुत ही लार्ज स्केल पे जाके चेक करते हैं कि इसको वास्तव में वॉलंटरी था कि इनवॉलंटरी था, इनको जानकारी थी या नहीं थी। तो इंटॉक्सिकेशन की इम्यूनिटी ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है? तो आई होप एवरीवन कि ये सारे सेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब जो आगे के सेक्शन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन।